गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ मुसाइद मलिक और आज हम लेक्चर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने चैप्टर को। बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम टाइप्स ऑफ डिजीज़ पढ़ेंगे और उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे पोलियो के बारे में। पोलियो को की डीप स्टडी करेंगे और उसको जानेंगे कैसे कॉज होता है, क्या उसके प्रोक्योरमेंट्स हैं, क्या प्रिवेंशंस हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो अब टाइप्स ऑफ डिजीज़ हम देख लेते हैं। डिजीज़ को हम मोस्टली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कंजेनिटल डिजीज़ और एक्वायर्ड डिजीज़। चलिए इनको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ये जो फ्लो चार्ट दे रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं और लेक्चर की पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। चलिए इसको देखते हैं। टाइप्स ऑफ डिजीज़। कंजेनिटल डिजीज़ ये क्या होती हैं? ये वो डिजीज़ होती हैं जो कि हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होती हैं। जैसे कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि फिनाइलब्यूटेनूरिया हो गया या फिर हमारा सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो इस टाइप के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उससे ये कॉज होती हैं। सेकेंड टाइप की डिजीज़ आती है एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड मीन्स क्या होता है? जो हमारी लाइफ स्टाइल मतलब हमारे लिविंग नेचर पे या लाइफ स्टाइल में या कभी भी हमारे लाइफ स्पैन जो हमने कर रहे हैं लिविंग हम हैं उसमें अगर हमको कोई डिजीज़ होती है तो वो एक्वायर्ड होती है, मतलब उस टाइम में लिविंग टाइम में हो रही है। ठीक है, ये एक्वायर्ड डिजीज़ होगी। तो एक्वायर्ड डिजीज़ कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की, कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या हुई? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, तो ये कंटेजियस भी होती हैं, नॉन कंटेजियस भी होती हैं। कंटेजियस वो होती हैं जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, मतलब जब तक किसी पर्सन का दूसरे पर्सन से कांटेक्ट ना हो इन्फेक्टेड पर्सन से तब तक वो डिजीज़ ट्रांसमिट नहीं होगी। ठीक है, तो वो कंटेजियस होगी। नॉन कंटेजियस क्या होगी? वो डिजीज़ इन्फेक्शियस नहीं होगी। कहने का मीन्स क्या है? वो डिजीज़ किसी पॉजिटिव एजेंट से होगी। जैसे कि हमारा उसका क्या कहते हैं, टाइफाइड में क्या होता है? इटना हिस्टेलिटी का जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा वो कॉज होता है, तो वहाँ पर वो नॉन कंटेजियस डिजीज़ है, ना कि मतलब इन्फेक्शियस है या कम्युनिकेबल, मतलब उस टाइप से नहीं है। ठीक है, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होगी? जो कि किसी इन्फेक्शन से ना हो। ठीक है, जैसे कोई डिफिशियंसी डिजीज़ हो गई, रिकेट्स हो गए, और भी अपना किसी विटामिन की डिफिशियंसी से हो गया या फिर एनीमिया हो गया, तो ये सारी डिफिशियंसी डिजीज़ होगी। डीजनरेटिव डिसीज़ क्या होगी? जैसे कि पोलियो हो गया। पोलियो में क्या होता है? हमारे मोटर न्यूरॉन्स डीजनरेट करते हैं, या फिर मतलब कोई हमारा ऑर्गन डीजनरेट हो गया, जैसे हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो डीजनरेट होने लगते हैं, तो ये डीजनरेटिव डिजीज़ हो गई। एलर्जी क्या हो गया? एलर्जी क्या होता है? हमारा हाइपर एग्जेगरेटेड हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स से एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, और वो रिएक्शंस के कारण हमारा इम्यून सिस्टम बहुत एक्टिवेट हो जाता है और जिसकी वजह से वो अपनी खुद की सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और कैंसर क्या हो गया? इसको तो आप हर इंसान इससे फैमिलियर होगा। ठीक है, कैंसर क्या होता है? बेसिकली ये इसको डिफाइन करेंगे हम शॉर्ट टर्म में। कैंसर एक ऐसा अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होती है हमारी सेल्स की। जैसे कि हमारी बॉडी होती है उसके अंदर सेल्स होती हैं, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाती है, टिश्यूज़ ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और फिर एक ह्यूमन या कोई ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जो हमारी सेल्स होती हैं उसको भी सेल साइकिल के द्वारा कंट्रोल होती हैं। तो वो जो सेल साइकिल होती है वो अनकंट्रोल सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करने लगती है। वो अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ को लॉस कर देती है, जैसे कॉन्टैक्ट इनिबिशन और भी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनको हम लेक्चर में आगे देखेंगे, आगे जब हम मेन टॉपिक पर जाएंगे। अब हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर एक्सरे माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है। इमेज पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप ये कम्युनिकेबल डिजीज़ पर ध्यान दीजिए। वायरल डिजीज़, वायरल जो किसी वायरस से हो। ठीक है, रिकेटेस्ट्रियल डिजीज़ ये मतलब डिफिशियंसी डिजीज़ है। माइकोप्लाज्मल डिजीज़, ये माइकोप्लाज्मा जैसे पीपीएलओ प्लूरोनिमोनियल लाइक ऑर्गेनिजम्स हो गए। क्लेमाइडियल डिजीज़ ये प्रोटोजुअल डिजीज़ है। और अपना बैक्टीरियल डिजीज़, जैसे कि बैक्टीरियल डिजीज़ में हमारा आ गया टाइफाइड आ गया, और स्पायरोचिटल डिजीज़ हो गया, प्रोटोजोन डिजीज़ हो गया, हेलमिंथिक डिजीज़ हो गया, फंगल डिजीज़ हो गया। तो इन सब के बारे में हम बड़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी हम थोड़ा सा और कैरी ऑन करते हैं नीचे। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ में हम पहली डिजीज़ पढ़ रहे हैं पोलियोमाइलिटिस, और जिसको पोलियो भी बोलते हैं। इसको इन्फेंटाइल पैरालाइसिस भी बोलते हैं। पैरालाइसिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं। तो
तो इसमें जो पैथोजन इन्वॉल्व होता है उसको हम देख लेते हैं। इसमें जो पैथोजन इन्वॉल्व होता है उसको पोलियो वायरस या एटेरो वायरस भी बोलते हैं, एंटेरो वायरस सॉरी, ठीक है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? पोलियो वायरस जो होता है यूजुअली कहाँ से एंटर करता है? हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू एंटर करता है। फेशियल ऑरल रूट, हम जो फूड ले रहे हैं उसमें कोई सीवेज डिस्चार्ज है या नहीं है उस पर डिपेंड करेगा। और वायरस जो मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे नर्वस सिस्टम में पहुंचेगा, नर्वस सिस्टम से हमारे ब्लड स्ट्रीम में आएगा और हमारे अपर नेक, ये जो रीजन है इसको ब्लॉक कर देगा और हमारी बॉडी में स्टिफनेस होने लगेगी। हमारे नर्वस सिस्टम की जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उसको ये डिस्ट्रॉय करेगा और इससे ये अपनी पूरी साइकिल को कैरी ऑन करेगा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होगा वो 7 to 14 डेज होगा, ठीक है। और इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात कर लें हम तो क्या होगा, जब ये वायरस हमारी बॉडी में फूड या मतलब किसी भी सीवेज वाटर या मतलब इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में जब एंटर किया है तो उसके 7 to 14 डेज में क्या होगा। अच्छा, इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मीन्स है? इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कोई डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन है या कोई एंटीजन है जो हमारी बॉडी में एंटर किया है, तब से लेकर जब तक वो पूरी तरीके से कोई डिजीज़ को कॉज ना कर दे, उस पीरियड, डेवलपिंग पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। क्या साइंस होंगे इसके? कोई पर्सन पोलियो से अफेक्टेड है या नहीं है? इट प्रोड्यूसेस इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, स्टिफनेस एंड द नेक इज एन इम्पॉर्टेंट साइन। ये हमारे नर्वस सिस्टम में स्टिफनेस करेगा। स्टिफनेस क्या मीन्स होता है? कठोरता, ठीक है। हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम में इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन मीन्स जलन पड़ेगी बॉडी में, और स्टिफनेस मीन्स कठोर हो जाएगा हमारा नेक। ये जो रीज़न है ये पूरी तरीके से ब्लॉक होने लगेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइन हो गया। पैरालिसिस स्टार्ट फॉलोइंग वीकनेस। पैरालिसिस जब होगा तो वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी पर्टिकुलर स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो होंगी हमारी वो पर्टिकुलरली उसमें वीकनेस मतलब महसूस होने लगेगी और फिर पैरालिसिस स्टार्ट होने लगेगा। द अटैक ऑफ द पैरालिसिस बिगिंस विद द हाई फीवर। स्टार्टिंग में क्या होगा, आपको हाई फीवर आएगा, ठीक है। सर में दर्द भी होगा, चिलनेस आएगी, बुखार लगकर, ठंड लगकर बुखार आएगा, पेन ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में पेन होगा। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? पोलियो के हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और मूव ऑन करते हैं। ये देख रहे होंगे आप, ये प्राइमरी स्कूल में बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब आप कहीं भी देखेंगे आपके एरिया में एक या एक दो पर्सन आपको मिल ही जाएंगे जो पोलियो से इन्फेक्टेड होंगे। वेरस जब ये डिजीज़ स्टार्टिंग में जब आई थी तो उस टाइम में ये लैक्स, 50 लैक्स, 30 लैक्स ऐसे पर्सनस को इफेक्टेड कर रही थी, इन्फेक्टेड। तो जब तक पोलियो की वैक्सीन नहीं आई थी तब तक बहुत ही डेंजर प्रॉब्लम थी, जैसे कि आज कोविड की है। तो पोलियो डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे होता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द नीड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था पोलियो इन्फेंटाइल डिजीज़, इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी बोलते हैं। अच्छा, इसके प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या है? There must be provided an adequate arrangement of proper disposal of urine and feces of the patient because they contain poliovirus। मतलब जो पेशेंट है उसका जो यूरिनेशन है या उसकी फेसेस हैं उसका प्रॉपर डिस्चार्ज होना चाहिए। अगर वो ओपनली रहेंगे या फिर किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में रहेंगे तो उससे क्या होगा, वो वायरस वहाँ से ट्रांसमिट करके उसके फूड चेन में आकर और दूसरे पर्सन के एलिमेंट्री कैनाल में जाकर और फिर उसके ब्लड स्ट्रीम में उसको ऑब्जर्व करेगा, फिर वो नर्वस सिस्टम में पहुँचेगा और ये साइकिल चलती रहेगी और नेक्स्ट पर्सन इन्फेक्टेड हो जाएगा उससे, ठीक है। तो ओवर क्राउडिंग, इसलिए जो पर्सन इन्फेक्टेड है तो वहाँ पर ओवर क्राउडिंग ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स। अगर कोई पर्सन या कोई चिल्ड्रन इन्फेक्टेड है, इनिशियल फेज में है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए, उसको आइसोलेट रखना चाहिए। इट इज़ अ बेटर देन इन्फेक्टिंग अदर्स, ओके। अब क्या है और थोड़ा सा जानते हैं। प्लेग्राउंड, सिनेमा हॉल्स शुड बी अवॉइडेड। अब मतलब वो सारी प्लेसेस को अवॉइड करना है जिससे मीन्स सोशल गैदरिंग्स और मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब पोलियो वायरस इज एन प्रिवेंटिव, ऐसा नहीं है कि ये प्रिवेंटिव नहीं है, इसका कोई क्योर नहीं है। हालांकि आज इसकी वैक्सीन भी IPV है और OPV भी है। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी है हमारे पास में और ओरल पोलियो वैक्सीन भी है। उनके बारे में भी हम देखेंगे किसका क्या रूल है। वैक्सीन इज़ इफेक्टिव एंड सेफ। वैक्सीन पूरी तरीके से इफेक्टिव भी है, सेफ भी है। इसकी एक्यूरेसी अराउंड 99 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। और द फर्स्ट इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन IPV वॉज प्रिपेयर्ड बाय जोनस सॉल्क 1953। तो इसको 1953 में डेवलप किया गया था। मंकीज़ की किडनी में इसको इंजेक्ट करके वायरस से, ठीक है,
वायरस से और उसको फिर फॉर्मेलिन से ट्रीट कर पोलियो वायरस को फॉर्मेलिन से ट्रीट कर मंकी के अंदर इंजेक्ट किया था, तब ये वैक्सीन बनाई गई थी। और इसका फर्स्ट यूज़ कनाडा वगैरह में हुआ था, जिसमें 1.6 मिलियन पीपल्स पे ये यूज़ किया गया था। और फिर अराउंड 10 to 15 ईयर्स के बाद में 1966 में ये इंडिया में लेकर आए थे। तो ये जो दो साइंटिस्ट दे रखे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। इन लोगों ने काफ़ी सारी मतलब पीपल्स जनरेशन्स और काफ़ी सारी मतलब कह सकते हैं हम मास स्केल में पॉपुलेशंस को पोलियो से होने से बचाया है। तो दे आर लाइक अ गॉड, ठीक है। द किल्ड वायरस इज कॉल्ड सॉल्व वैक्सीन। और जो कि ये लोग जो वायरस को किल करते थे उसको फॉर्मेलिन से ट्रीट करते थे जब इनिशियल फेज में। वैक्सीन जैसे आज हम नॉर्मल इंजेक्टेबल वैक्सीन लगाते हैं तो उस टाइम में वो मतलब मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था। तब ये क्या कर रहे थे, सॉल्व वायरस जो हमारा पोलियो वायरस था उसको फॉर्मेलिन से ट्रीट कर या उसके या कोई डिफरेंट दूसरा वायरस लेकर उसको फॉर्मेलिन से ट्रीट कर जो उसके जैसे सिमिलर प्रोटीन्स जनरेट करता हो उसको वो इंजेक्ट करते थे। तो उसको सॉल्व वैक्सीन बोलते थे। एंड द इंजेक्टेड टू डेवलप इम्यूनिटी। इससे क्या होता था, जिस पर्सन को इन्होंने इम्यूनाइज किया है तो उसकी इम्यूनिटी बूस्टअप होती थी। इम्यूनिटी क्या होती है, रेसिस्टेंस टू द डिजीज़। मीन्स कोई भी डिजीज़ जो हमको कॉज हो रही है उसकी मेमोरी हमारे इम्यून सिस्टम में पहले से ही पहुंच जाए, उसको इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ये अब दूसरा, जोनास सॉल्क इज कॉल्ड फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन। तो जोनास सॉल्क को फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन भी कहा जाता है, ठीक है। अब सेबिन एट अल prepared an oral vaccine known as an OPV oral polio vaccine। जो सेबिन एट अल थे इन्होंने ओरल पोलियो वैक्सीन को बनाया। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी होंगे, पहले इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन बना फिर ओरल पोलियो वैक्सीन बना। तो इसका रीज़न क्या था, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो था उसका रीज़न ये था कि उसकी एक्यूरेसी 99.90% थी, कुछ इस समथिंग थी। तो जो 0.4% जो इसमें मतलब जो रेट था वो क्या था, वो कुछ परसेंट लगने के बाद भी वैक्सीन, पहली बात तो वो इन्फेक्टेड हो जा रहे थे। दूसरा क्या उसका रीज़न था, वो 3 to 4 ईयर्स के इम्यूनाइजेशन के बाद में वैक्सीन अपनी मेमोरी लॉस्ट कर देती थी और दोबारा से वैक्सीनेशन कराना पड़ता था। तो साइंटिस्ट को लगा कि इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढा जाए। तो जो सेबिन एट अल थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओरल पोलियो वैक्सीन बनाया। ओरल पोलियो वैक्सीन क्या था, हम किसी भी पर्सन को ये जैसे वैक्सीन, ये कोई पर्सन है इसको हम ओरली देते थे माउथ के थ्रू। जैसे हम कोई जो 2 बूंद जिंदगी की जिसके एम्बेसडर बने थे अमिताभ बच्चन, तो वो ओरल पोलियो वैक्सीन था। वो 0.4% जो 0.4% जो लोग थे उस पर भी वो काम कर रही थी। तो लोगों मीन साइंटिस्ट को लगा ये तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया जिससे कि आज की डेट में वैक्सीनेशन ये कैसे कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन कैसे कर रहे हैं, ये लोग पहले ओरल पोलियो वैक्सीन देंगे फिर कुछ टाइम बाद में पहले इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन देते हैं फिर ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं। तो उसके कॉम्बिनेशन में आजकल यूज़ हुई जा रही है, दोनों यूज़ हो रही हैं। तो ये बहुत सेफ एंड इफेक्टिव है। अब बात आती है, थोड़ा सा हम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जोनास सॉल्क और सेबिन एट अल, दीज आर दी मोस्ट ग्रेट साइंटिस्ट, लेकिन इनको कोई नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है। रीज़न क्या था, उस टाइम में भी पॉलिटिक्स चलती थी वहाँ पर WHO में। हालांकि आज भी चलती है लेकिन आज उस लेवल की नहीं है, आज सब ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पर। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। और आगे हम ऐसे ही डिजीज़ के बारे में बहुत डिस्कशन करेंगे। जो डिजीज़ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कम इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम लेंगे और उसकी प्रिवेंशन, क्योर्स और ट्रीटमेंट में मेडिसिन वो सारे डिस्कस करेंगे। बट जो हमारी नीट सिलेबस में इंपॉर्टेंट दे रखी हैं उनको हम बड़ा डिटेल में बात करेंगे। और जो डिजीज़ रेबीज़ हो गया मतलब, और कॉमन कोल्ड हो गया, टाइफाइड मतलब टाइफाइड तो नहीं, बाकी अपना जितनी भी डिजीज़ होती हैं मतलब नॉर्मल हो गया, तो वो सारी डिजीज़ को, इन्फ्लुएंजा, वो सारी डिजीज़ को हम निमोनिया मतलब डेली प्रैक्टिसेस नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको पढ़ेंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि जो नीट में आएगा, इंपॉर्टेंट वो भी है जो हमारी डेली लाइफ में जिसका यूज़ है। तो चलिए, होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। और अगर मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट्स आ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे अपने गूगल